तो अभी नीचे क्या लिखा है 0.002 और 0.0035। जब भी हम स्टील का टेंजाइल टेस्ट करते हैं तो उसमें पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है एक लिमिट के बाद। वो पॉइंट क्या होता है, HYSD में हमको वो पॉइंट नहीं पता चलता ना कि इलास्टिक से प्लास्टिक में कब कन्वर्ट हो गया। माइल्ड स्टील में पता चलता है, इसमें नहीं पता चलता है ना। तो 0.2 प्रूफ स्ट्रेस हम समझते हैं, ठीक है। तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, 0.2% डिवाइडेड बाय 100 बिकम्स 0.002। तो ये वही 0.002 है, ठीक है। स्टील का और कंक्रीट का सेम ही है 0.002। तो एज ये कहता है ज़्यादा अगर इस पर स्ट्रेस आना चालू हो गया तो फिर इसमें ये और स्ट्रेस नहीं लेगा, अभी खाली डिफॉर्म होगा। वो जो पैराबोलिक कर्व है वो ये इंडिकेट करता है कि ये इलास्टिक नेचर है कंक्रीट में, ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा। बट एक टाइम के बाद ये रेक्टेंगुलर कर्व बना रहा है ना, स्ट्रेट कर्व बना रहा है, इसका मतलब कि अब इसमें कोई स्ट्रेस ये नहीं लेगा, अभी खाली डिफॉर्म होगा और एक टाइम के बाद ये टूट जाएगा, ठीक है। 0.002 और 0.0035 ये जो विंडो है इसके बीच में जो गैप है वो गैप ही इवैक्यूएशन टाइम है, जितने टाइम में हम भाग सकते हैं। जैसे ओवर रेनफोर्स, बैलेंस रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स के केस में हम बात करते हैं ना कि अगर स्ट्रक्चर ओवर रेनफोर्स होगा तो कंक्रीट तो ब्रिटल होता ही है, स्टील भी ब्रिटल हो जाएगा, फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, इधर कुछ टाइम नहीं मिलेगा, वार्निंग टाइम नहीं मिलेगा। तो कंक्रीट में आपको पता है आइसकोड 456 में पहले एमएटी के ऊपर ग्रेड नहीं होते थे, क्योंकि एमएटी के ऊपर जो कंक्रीट बनता था इंडिया में वो ब्रिटल होता था, वो इतना स्ट्रेन दे ही नहीं पाता था। 0.0035 स्ट्रेन देने के पहले ही वो ब्रेक हो जाता था, तो ये तो अनसेफ हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेन है 0.0035 बहुत बार हायर ग्रेड्स वाले जो स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स, वो अगर उसमें हाई ग्रेड्स है तो फिर वो पहले यही टेस्ट करते हैं उसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्मल श्रिंकेज हुआ,